केरल में पूर्व सीपीएम नेताजी सुधाकरन ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर जमकर निशाना साधा है, जिसके बाद अंबाला पुझा सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। CPIM leadership, majority of them are corrupt, amass wealth. Two of them are Kodipathigal. They are Kandasi, Kodipathigal. They were middle class people or very poor people. Now they have amassed this amount, this money, this rich, this respect. So very luxurious, what is called way of life. तो हमारे तीन संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता डिब्रूगढ़ आसाम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो नीरज तिरुवनंतपुरम केरलम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विशाल बैरिस्टो पुडुचेरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले नीरज, आपके पास आना चाहेंगे। इस बार के चुनाव की अगर बात करें तो कई बड़े मुद्दे जो हैं वो जमीन पर दिखाई पड़ते हैं। आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा, किस तरह से वहां पर आप कैंपेनिंग देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कई सारे मुद्दे हैं और शैला, और जिनके आधार पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जनता के बीच में हैं। आप देखें कि हमेशा से जो लड़ाई यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में होती है, उसमें एक तरीके से सेंध लगाई है एनडीए ने और अपने कई सारे मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। और एनडीए का ये कहना है कि यहाँ पर उस तरह का विकास नहीं हुआ है जिस तरह की विकास की जरूरत है। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, सबरीमाला मुद्दा है, बुजुर्गों का एकाकीपन है वो मुद्दा है, करप्शन के तमाम मामले यहाँ पर उजागर हुए हैं। हमने देखा है कि किस तरह से ईडी और सीबीआई ने जांच करी है और कई सारे यूडीएफ और एलडीएफ के नेताओं के जो नाम हैं वो निकल कर सामने आए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से और बेहतर होनी थी उस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं। आप देखें कि यहाँ पर रोजगार के जो साधन हैं वो और ज़्यादा डेवलप होने थे, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं खाड़ी देशों में जॉब करने के लिए जाते हैं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिलती है। मछुआरों की अलग तरह की समस्या है। तो ये तमाम ऐसे इशू हैं जिनके आधार पर मुझे लगता है कि केरलम के जो लोग हैं अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए जाएंगे तो इन मुद्दों को जरूर ध्यान में रखेंगे। आप देखें कि जो लड़ाई दिलचस्प इसलिए भी दिखाई दे रही है कि तमाम यूडीएफ और एलडीएफ के कई सारे जो नेता हैं उन्होंने एनडीए का दामन थामा है और इस बार एनडीए की तरफ से वो प्रत्याशी के रूप में मैदान में भी हैं। एलडीए के सामने इस बात की चुनौती है क्योंकि लगातार 2 बार उन्होंने सरकार बनाई है। ये पहली बार हुआ है क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ। 40 साल का आप यहाँ का राजनीतिक इतिहास देखें तो एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ है, लेकिन एलडीएफ ने लगातार जो अपनी सत्ता है वो बरकरार रखी है। तो एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ है और लोगों का ये मानना है कि करप्शन के जिस तरीके के मामले सामने आए हैं एलडीएफ के नेताओं के, वो उनकी जो छवि है उसको दागदार बनाता है। दूसरा, आप देखें कि कई सारी सीटें भाजपा भी अपना आधार वहां पर बहुत ज्यादा मजबूत करती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल मजबूत करती है। आप देखें कि तिरुवनंतपुरम में जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे, नगर निगम के चुनाव हुए थे, वहाँ पर खासी बढ़त भारतीय जनता पार्टी ने ली थी। 101 में से 50 सीटें जीतकर अपना मेयर बनाया था। आप देखें कि उसके बाद जो त्रिशूर है, त्रिशूर में लोकसभा जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2016 में नेमोम एक विधानसभा है जहाँ से राजीव चंद्रशेखर इस बार प्रत्याशी हैं। 2016 में उस विधानसभा सीट को भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। हालांकि 2021 में वो जो सीट है वो एलडीएफ के खाते में चली गई। इस बार भी राजीव चंद्रशेखर नेमोम जो विधानसभा है वहां से चुनावी मैदान में है। तो एनडीए लगातार कोशिश कर रहा है, बिल्कुल एनडीए ये साथ में ये भी कोशिश कर रहा है। नीरज, प्रधानमंत्री यहाँ लगातार पहुंचे हैं, उनका रोड शो हुआ, उनकी रैलियां हुई, तो उसका भी जो असर है वो कार्यकर्ताओं में दिख रहा है और नेताओं का ये मानना है कि इस बार एनडीए बेहतर प्रदर्शन करेगा और सबको चौंका देगा। बिल्कुल, मिशन साउथ के साथ इस बार एनडीए आगे बढ़ी है और साथ ही साथ हमने देखा कि पिछले कुछ समय में वोट शेयर भी बढ़ा है। तो अब इस वोट शेयर को सीट्स में कैसे तब्दील किया जाए, इसके लिए एनडीए पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है और एक थर्ड फ्रंट पे खेलती हुई नजर आ रही है। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ डिब्रूगढ़ आसाम से जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, आज आखिरी दाव है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी राजनीतिक पार्टी। अमित शाह भी वहां पहुंच रहे और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री बारपेटा में उन्होंने हुंकार भरी है और कहा है और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सुर में लाती है कांग्रेस। ऐसे में जब आज अमित शाह आएंगे और साथ ही हम देख रहे हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस गौरव गोगोई की ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प नजर आ रही है।
देखिए भावना, निश्चित तौर पे अगर बात करें आसाम की तो 126 सीटों के आसाम में जो जादुई आंकड़ा 64 का जो चाहिए उसको लेके तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। और कल अगर 3 रैलियां जो प्रधानमंत्री की थी, जिसमें बारपेटा, होजोई और डिब्रूगढ़, जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां पर प्रधानमंत्री ने कई बड़े संदेश देने का प्रयास किया और ये बताया कि पिछले 10 सालों में आसाम में कितना परिवर्तन हुआ है। वहीं अगर आज अंतिम दिन की बात करें तो सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और सभी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर इस वक्त हैं जो शाम को 5 बजे तक अपने लोगों के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन देखिए भावना, इसमें एक राजनीतिक गणित आपको समझना होगा। जिस तरह से आसाम में 10 सालों में परिवर्तन हुआ है और जो जनता का मूड अगर आप देखें तो 2021 का अगर आपको गणित अगर देखना हो तो बीजेपी के पास यहाँ पर पूरे आसाम से 60 सीटें हुआ करती थी, जिसमें उनके साथ जो असम गण परिषद और जो यूपीपीएल जो है उनकी सीटों को मिला के 75 सीटें थी और यह जादुई आंकड़ा था। और वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की भावना, तो कांग्रेस ने अपने बल पे इस पूरे आसाम से 29 सीटें जीती थी। इसके अलावा जो उनकी सहयोगी दल हैं उनके पास 22 सीटें थी, यानी 51 सीटें। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2026 और 21 में भावना यह है कि जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है AUIDF, जो कि बहुत बड़ा एक मार्जिनल वोट सेट करती है। और अगर हम बात करें मिडिल आसाम की, जिसमें बरपेटा और धुबरी क्षेत्र आते हैं, तो वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जिसमें 30 सीटें तकरीबन ये टच करते हैं। और ये पहले जो है कांग्रेस अलायंस में हुआ करती थी, लेकिन इस बार बदरुद्दीन अजमल जो है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो यही कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए कमजोरी का भी सबब है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए गेन करने के लिए अभी बहुत कुछ है। जिस तरह से तमाम पार्टी के बड़े नेता और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर आपने बयान सुने होंगे तो वो 100 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो ग्राउंड पे भी 90 से 100 सीटें नजर आ रही हैं। उसके पीछे की वजह है कि इस बहुत मजबूत चेहरा के तौर पे हेमंता बिस्वा शर्मा को लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट होते हैं, जिस तरह से वो जुड़ते हैं, और पिछले 10 सालों में जिस तरह से उन्होंने पूरे आसाम को जोड़ने का प्रयास किया है, वो सबसे बड़ा मजबूत पहलू माना जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की योजनाएं ग्राउंड पे रही, और खासकर अभी अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने जो टी बगान के लोगों के लिए किया, तो वो एक टर्निंग पॉइंट है। और वैसे टी बगान के लोग शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहे हैं। इसके अलावा जो है महिलाएं एक टर्निंग पॉइंट हमेशा से रहती हैं, और इस बार भी ग्राउंड पर मैं देख रहा हूं कि महिलाओं का बहुत बड़ा रुझान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ है। उसके पीछे की जो एक वजह है कि असम तो 9 अप्रैल को पता चलेगा जब 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अमरेंद्र, विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़ गए पुडुचेरी से। विशाल, पुडुचेरी हालांकि छोटा राज्य जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है। यहाँ जनता किस मूड में? देखिए भावना, जब हम इस विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो पुदुचेरी अकेला ऐसी जगह है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सब पूर्ण राज्य का दर्जा उनको प्राप्त है। और यहाँ पर 30 सीटें हैं, 30 सीटों पर चुनाव होना है। 2021 के अंदर कांग्रेस को सिर्फ यहाँ से 2 सीटें हासिल हुई थी, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है पुदुचेरी। और एनआरसी जो रंगासामी है वो कांग्रेस के कभी साथ हुआ करते थे, फिर उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और अब वो एनडीए अलायंस में है। 2024 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, और तब कांग्रेस को लगा कि वो फिर से यहाँ पर सरकार बना सकते हैं। लेकिन जो एडवांटेज था कांग्रेस के पास वो उनसे दूर जाता नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो एक फ्रैक्चर्ड अलायंस के तौर पे सामने आई है। और कल जब गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर रैली की, जनसभा की, तो उन्होंने कहा कि जो अपने अलायंस को समेट कर नहीं रख सकते वो आपको एक मजबूत सरकार कैसे दे सकते हैं। उधर राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के लिए जब जनसभा की तो उन्होंने फिर से वही सवाल दोहराया कि डबल इंजन की सरकार ने आपको स्टेटहुड का वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का? अगर हमारी सरकार आती है तो 6 महीने के अंदर हम पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। जी विशाल, नीरज और अमरेंद्र, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो पर ये तमाम तस्वीरें हम तक साझा करने के लिए और वहां का मूड क्या कह रहा है ये बताने के लिए। और फिलहाल चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा।